नमस्कार दोस्तों, आज है 7 सितंबर और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी एस्टैब्लिश्ड? तो इस समिति की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 यानी कि वर्ष 1999 के आधार पर की गई थी। दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 इन 1999। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति को अल कायदा प्रतिबंध समिति या ISIL के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति में यूएनएससी के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं और सर्वसम्मति से अपना निर्णय लेते हैं। यह समिति यूएनएससी प्रस्ताव के मानदंडों के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों और समूहों को चिन्हित करने तथा उन पर प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की देखरेख का कार्य करती है। यह समिति प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर सुरक्षा परिषद को वार्षिक रिपोर्ट देती है। मिशन कर्मयोगी का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिशन कर्मयोगी? तो भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य। इंडियन सिविल सर्वेंट्स have to prepare for the future by making them more creative, thoughtful, innovative, more active, progressive, energetic, capable, transparent and technology enabled। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। इसका उद्देश्य कार्य संस्कृति में परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से जोड़कर सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर और सिविल सेवा अक्षमता के निर्माण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर सिविल सेवा अक्षमता में रूपांतरणकारी बदलाव करना, ताकि नागरिकों को प्रभावकारी रूप से सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? आई गोट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? तो यह भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कार्मिकों को अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा। इट विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 करोड़ पर्सन इन इंडिया। इस प्लेटफॉर्म का विषय वस्तु कंटेंट के संदर्भ में एक आकर्षक एवं विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है, जहां सावधानी पूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अक्षमता विकास के अलावा सेवा मामलों जैसे कि प्रीवीक्षा अवधि के बाद पुष्टिकरण या स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियों की अधिसूचना इत्यादि को अंततः प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? तो राजभाषा अधिनियम 1963 निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है। संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए भाषा, संसदीय कार्रवाई के लिए भाषा, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिए भाषा, उच्च न्यायालयों में निश्चित उद्देश्य के लिए भाषा। The Official Language Act 1963, amended in the year 1967, prescribes the language used for the following purposes: language for official purpose of the union, language फ्रेंड्स एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है।
The Official Language Act 1963, amended in the year 1967, prescribed the language used for the following purposes: language for official purpose of the Union, language for parliamentary proceedings, language for central and state acts, language for definite purpose in the high courts. राजभाषा पर सीमित समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे तथा आवश्यक सिफारिशों के साथ इसे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे। राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा इसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। राजभाषा समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लैंग्वेज? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। राजभाषा के उपबंध 4 शीर्षकों संघ की भाषा, अक्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका एवं विधि के पाठ एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा के रूप में शामिल किए गए हैं। The provisions related to the official language have been included from Article 343 to 351 in Part 17 of the Indian Constitution. The provision of the official language are 4 headings: language of the Union, regional language, judiciary and law lessons, and other special instructions are included as language. संघ की भाषा संविधान लागू होने के 15 वर्षों यानी कि 1950 से 1965 के बीच की अवधि के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आधिकारिक रूप से जारी रहेगा। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषा, संसदीय कार्यवाही संचालन की भाषा। फ्रेंड्स, अगर आपको रेलवे के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई या किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषाएं हैं? तो हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल? तो 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 शामिल हैं। ये हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतई, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज द डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम? DSGE मॉडलिंग समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रयुक्त होने वाली एक विधि है जो आर्थिक विकास और व्यापार चक्र एवं आर्थिक नीति के प्रभावों को समझाने के लिए एम्प्लॉयड जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी तथा आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित इलेक्ट्रोनोमेट्रिक मॉडल के माध्यम से आर्थिक घटनाओं को स्पष्ट करती है। DSG मॉडलिंग इज ए मेथड यूज्ड इन दी macroeconomics that explains economic phenomena through economic models based on applied general equilibrium theory and economic principles to explain economic growth and business cycle and economic policy implications. इकोनोमेट्रिक आर्थिक संबंधों को अनुभवजन्य सामग्री प्रदान करने के लिए आर्थिक आंकड़ों हेतु सांख्यिकीय विधियों का अनुप्रयोग है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में बाजार के साथ मांग और आपूर्ति किस प्रकार गतिशील रूप से कार्य करती है और अंततः कीमतों के संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम में परिणत हो जाती है। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर पेप्टाइड्स?
तो एक पेप्टाइड अमीनो एसिड की एक छोटी श्रृंखला होती है। एक पेप्टाइड अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। A peptide is a small series of amino acids. In a peptide, the amino acids are linked to each other in a sequence by peptide bonds. मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो आयनों के द्रव्यमान आवेश अनुपात को मापती है। इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त परिणाम आमतौर पर एक मास स्पेक्ट्रम के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? Which is the second largest island in the world? तो न्यू गिनी। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मेलेनेशिया में अवस्थित यह टॉरस जल संधि द्वारा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से अलग होता है। इस द्वीप का पूर्वी भाग स्वतंत्र देश पैपुआ न्यू गिनी के अंतर्गत आता है, जबकि इसका आधा पश्चिमी भाग, जिसे पश्चिमी न्यू गिनी या पश्चिमी पापुआ के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर लेता है। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी मानव जाति की चुनौती को भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह मनुष्य अपना कर्तव्य जानता है। उसे पता है कि वह जो कार्य कर रहा है वह गलत नहीं है, क्योंकि वह अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।